हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी। आपको पता होगा कि हम लोग जितनी भी इकनॉमी है, हमारी इकनॉमी या दूसरे, हम लोग अब एक ग्लोबलाइज्ड इकनॉमी बन चुके हुए हैं। तो हम दूसरे देशों के साथ कई तरह के ट्रेड वगैरह करते रहते हैं। हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट है कि क्लास 12 क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी ही। और इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी के टॉपिक चैप्टर्स और अलॉन्ग विद जो ओसवाल और एडुकार्ड के जो कुछ बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, अलॉन्ग विद पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और पर्सनल गाइडेंस भी होगा। आपके परफॉर्मेंस जो टेस्ट लेंगे हम, उस पर जो आपका जैसा फीडबैक रहेगा, रिव्यू रहेगा, उस पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कैसे आप इम्प्रूव कर सको। तो जिन लोगों को इनरोल करना है वो ज़रूर कांटेक्ट करें और जल्दी से प्रोग्राम में इनरोल करें। थैंक यू। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज से इकोनॉमी हर दूसरा देश अफेक्ट होता है। आइए इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। देखो, राम यहाँ टीचर अपने टीचर से पूछ रहा है कि सर, मैं हमेशा न्यूज़पेपर में देखता हूँ कि रुपये की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में कभी नीचे चली गई, कभी ऊपर चली गई, तो इसका मतलब क्या होता है। तो उसका टीचर उसे एक्सप्लेन करते हैं कि देखो बेटा, जब भी रुपीज़ की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में नीचे जाती है, इसका मतलब अब हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा रुपीज़ चाहिए डॉलर को खरीदने के लिए। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ। देखो, अगर मैं बोलूँ कि $1 पहले अगर था आपका 70 रुपीज़, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको कि $1 पहले आपको मिलता था 70 रुपये में, और अब इसके बाद एक मिनट, इसको थोड़ा सही कर दूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं बोलूँ कि $1 पहले आपको मिलता था 70 रुपीज़ में, और $1 अब आपको मिल रहा है 75 रुपीज़ में। यही इस लाइन का मतलब हुआ कि रुपीज़ की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में क्या होगी, नीचे चली गई। अब देखो कि यहाँ पे क्या हो गया, पहले आप 70 रुपया देते थे तो आपको $1 मिलता था, लेकिन अब आपको वही $1 खरीदने के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, 75 रुपीज़। तो इसका मतलब आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा देने पड़ रहे हैं। तो यही कहलाता है हमारा करेंसी डेप्रिसिएशन। और उसी तरीके से जब हमारी रुपीज़ की वैल्यू अप हो जाती है, अप का मतलब ये हुआ कि पहले हमें $1 लेने के लिए हमें 70 रुपीज़ चाहिए था, अब हमें $1 के लिए हमें लेट्स से हमें 65 रुपीज़ चाहिए। तो अब हम इसे क्या बोलते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये होता है करेंसी एप्रिसिएशन। तो राम फिर उनसे पूछता है कि सर, तो इससे हमारा डेली लाइफ कैसे अफेक्ट होता है, मतलब हमें रोज़मर्रा का जीवन हमारा इससे कैसे अफेक्ट होता है। तो टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, देखो, जब भी रुपीज़ की वैल्यू क्या होती है, डाउन जाती है। डाउन का मतलब क्या होगा, अगेन ये सिनेरियो ध्यान रखना कि पहले जो चीज़ मुझे कम पैसे मिलती थी, अब मुझे उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, उसके बाद उससे पहले एक और चीज़। अब देखो, यहाँ पे मैंने कुछ न्यूज़पेपर के हेडलाइंस दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देखते होगे कि रुपीज़ की वैल्यू फॉल कर गई, फॉल कर गई, फॉल कर गई, ठीक है। फिर आप यहाँ देख रहे होगे रुपी रिकवर्स। तो अब ये आप समझोगे ना कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है हमारे रियल लाइफ में। देखो, हम चूंकि आपको पता है कि हम लोग एक ग्लोबल इकोनॉमी के हिस्से हैं, यस और नो। आप लोगों ने पढ़ा है 4 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में। 4 सेक्टर मॉडल क्या होता है, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हर वो सामान जब हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब मान के चलो कि मैं अमेरिका से आईफोन मंगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर रुपीज़ की वैल्यू फॉल कर गई, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पहले $1 में हमें 70 रुपीज़ होते थे। इसका मतलब कोई अगर अगर मैं कोई एक सामान खरीद रहा हूँ जिसकी प्राइस अमेरिका में $1 है, मान के चलो कोई टॉफ़ी हम खरीद रहे हैं, ठीक है, जिसकी प्राइस पहले 70 रुपये थी। अब क्या हुआ कि एक्सचेंज रेट हमारा क्या हो गया, नीचे चला गया। इसका मतलब अब वही टॉफ़ी हमें कितने मिलेगी, 75 रुपये में भी। तो आप ऐसे आप आईफोन के लिए देख सकते हो, आईफोन अमेरिका में $1,000 का मिल रहा था, ठीक है। तो पहले आपको 70,000 रुपये देने पड़ते हैं, अब आपको 75,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ अब आप इस चीज़ को समझ पाओगे। देखो, अगर रुपीज़ की वैल्यू फॉल कर गई है, ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से सामान मंगाते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, पेट्रोल हो या हथियार हो, कुछ भी हम मंगा रहे हैं दूसरे देशों से, तो वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इंपोर्टेड गुड्स, स्मार्टफोन्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। देन द ओवरऑल प्राइस लेवल इन द कंट्री में राइज एट द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इंक्रीज। अब जैसे देखो, हम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, आपको पता होगा, ऑयल, पेट्रोल, डीजल्स, ये सब हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो
अगर हम दूसरे देशों से सामान मंगा रहे हैं, ठीक है, अगर हम दूसरे देशों से क्या कर रहे हैं, सामान मंगा रहे हैं, तो ऑयल वगैरह देख लो, अब ऑयल पेट्रोल अगर महंगा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, सब कुछ महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्सपोर्टेड गुड्स बिकम्स चीपर। अब देखो इंपोर्ट करना, हमें दूसरे देशों से सामान मंगाना हमारे लिए क्या हुआ था, महंगा हो गया था। लेकिन अब ऐसे समझो, मान चलो कि मैं इंडियन हूं, ठीक है, आप फॉरेनर हो। अब फॉरेनर हो, आप अगर मेरे देश से कोई सामान खरीद रहे हो, आपको तो सस्ता हो गया ना। कैसे, अब बहुत समझो। देखो मैं जब दूसरे देशों से कोई सामान मंगाता हूं, पहले कोई मंगाता था और उस टाइम एक्सचेंज रेट सपोज 70 रुपीज़ है। मैं अगर अमेरिका से यूएसए से कोई सामान मंगा रहा हूं तो मुझे 70 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन जैसे ही एक्सचेंज रेट हमारा क्या हुआ, करेंसी की वैल्यू फॉल कर गई, अब तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आप अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो दूसरे जिस देश से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, उस देश का कोई बंदा अगर हमारे देश से कोई सामान खरीद रहा है तो उसके तो प्रॉफिट हो गया ना। पहले वो 70 रुपये देता था, पहले पहले उसे कोई चीज़ खरीदनी होती थी तो उसे पहले उसे $1 में 70 रुपये का सामान मिलता था, लेकिन अब वो $1 दे रहा है, उसे कितने के सामान मिल रही है, 75 रुपीज़ की सामान मिल रही है। बात समझे। तो जो हमारा इंपोर्ट महंगा हो गया, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और इससे क्या होता है, प्रोडक्ट्स मेड इन द कंट्री बिकम्स मोर अफोर्डेबल फॉर फॉरेन बायर्स, बूस्टिंग एक्सपोर्ट बिजनेसेस। तो इसीलिए इंडिया से सामान खरीदना तो उनके लिए आसान हो गया, क्योंकि अब उन्हें $1 में ज़्यादा सामान मिल रहा है पहले के मुकाबले, लेकिन हमारे लिए तो महंगा हो गया। तो यह था तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज का कंसेप्ट। अब एक और एग्जांपल लो, मैंने यहाँ पे आईफोन की प्राइसेस का मैंने एक डेटा लिया है, ठीक है। तो देखो आईफोन का अगर आप इंडिया मतलब आईफोन को अगर आप वैल्यू आप देखो, ये अलग अलग कंट्रीज के यहाँ पर रेट मैंने लिखा हुआ है। अब देखो आईफोन अगर हम खरीदते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स, यहाँ फ़ोन का नाम नहीं है, ठीक है, तो उसकी प्राइस इंडिया में हमें लमसम पड़ेगी 1,30,000 रुपये के लिए, ठीक है। और डॉलर में कितना मिलेगा हमें, 1,550। वही अगर आप अमेरिका में वो सामान हम खरीदते हैं तो हमें कितना देने पड़ते हैं, $1,000। देखो जब से लमसम $550 का डिफरेंस है। वही आप यूके में खरीदोगे तो आपको $1,250 और यहाँ पे रुपीज़ में मैंने प्राइस भी लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। अब वही देखो जापान में अगर आप खरीदोगे तो $1,100, यहाँ पे आप चाइना में खरीदोगे तो $1,300 और यहाँ $1,200। आप सबसे देखो सबसे ज़्यादा सस्ता देखो अमेरिका में बना सामान सस्ता है। उसके बाद फिर आप देख रहे हो कि आपका फिर जापान में सस्ता पड़ रहा है, फिर आप देख रहे हो आपको चाइना में सस्ता पड़ रहा है, फिर आपको यूएई में पड़ रहा है, फिर आपको यूके में मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है आखिरकार, देखो रीजन तो मतलब वन ऑफ द मेजर रीजन इज डिफरेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। दूसरा टैक्स वगैरह भी रीजन होते हैं, उनको हम अभी साइड करके हम समझेंगे। तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट से हमारे ऊपर इंपैक्ट। अब देखो अगर इसी तरीके से मैं अगर ऑयल के प्राइसेस लूंगा तो क्योंकि ऑयल के प्राइसेस डीजल के प्राइसेस बढ़ने से पूरा का पूरा आप इंडस्ट्री सेक्टर के हर चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, तो उससे देखो आप कितना महंगाई इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हमारा बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रुपीज़ में, मैंने यहाँ पे रुपीज़ की वैल्यू को दिखा हुआ है कि ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में रुपीज़ की वैल्यू हमारी कितनी क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। आप ये ग्राफ देख रहे हो करोगे सर ये तो बढ़ रहा है और आप डिक्लाइन बोल रहे हो, डिक्लाइन ही है, इस बढ़ने को घटना ही कहते हैं, ठीक है। तो देखो पहले आपको अब 2020 में $1 आपका अराउंड 73 पॉइंट समथिंग रुपीज़ होता था। 2021 में ये बढ़ के 74 पॉइंट समथिंग हो गया। फिर 2022 में ये बढ़ के आपके अराउंड 82 रुपीज़ हो गया। फिर 2023 में ये बढ़ के आपके अराउंड 82.33 हो गया और 2024 में 84 नियर अबाउट 84 है ये। तो हम ये देख रहे हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई है, डिक्लाइन कर रही है, जिससे हम क्या कहते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन। अभी तक तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, अब मैं आगे के टॉपिक पर आता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको एक्सचेंज का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। देखो इमेजिन सिनेरियो, अब आखिरकार हमें एक्सचेंज क्यों करना पड़ जाता है, मतलब हमें डॉलर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए इमेजिन सिनेरियो वेयर एन इंडियन कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड वॉन्ट्स टू इम्पोर्ट मशीनरी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। देखो मान के चलो कि मैं अमेरिका से कोई सामान मंगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी देश सारे गुड्स खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, यस और नो। हम तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, जैसे ऑयल हो गया हमें तो इंपोर्ट करने पड़ेंगे, लेटेस्ट वेपन्स होंगे, हथियार हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, हमें तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब मैं अमेरिका से सामान खरीदना चाहूंगा तो अमेरिका में तो डॉलर चलता है, वहां रुपीस तो चलता नहीं है।
तो वो तो बोलेगा कि भाई मुझे डॉलर में पेमेंट दो। अब उसके पास तो, अब हमारे पास तो आएगा कहाँ से? तो फिर हम जब इंपोर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो कि अगर उस मशीन की दाम $1,00,000 पड़ रही है, या इसको आप $100,000 बोल सकते हो, टू पे फॉर दिस इंपोर्ट XYZ प्राइवेट लिमिटेड विल नीड टू कन्वर्ट इंडियन रुपीज इनटू US डॉलर्स एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट। प्रिवेलिंग मतलब जो भी करंट एक्सचेंज रेट होगा। देखो एक्सचेंज रेट की वैल्यू होती है ना, वो टाइम टू टाइम क्या होती है, इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से बढ़ते या घटते रहती है। तो जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, जैसे अभी अराउंड 84 पॉइंट समथिंग रुपीज चल रहा है, तो जो भी करंट एक्सचेंज रेट रहेगा वो उस रुपीज को उसे उस डॉलर में कन्वर्ट करना होगा और उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए ना, ठीक है। तो अब देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? फॉरेन करेंसी। हमारे पास दूसरे देश की कितनी ज़्यादा करेंसीज अवेलेबल हैं। क्यों है? क्योंकि अगेन जब आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग करोगे, बिजनेस करोगे, आपको दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए क्या चाहिए होंगे? फॉरेन करेंसी चाहिए होगे ना। क्यों? अब बहुत बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें डॉलर ही क्यों चाहिए होता है, हम किसी और करेंसी में ट्रेड क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो डॉलर इज अ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। दुनिया के हर देश डॉलर में पेमेंट लेते हैं। सर ये कैसे डिसाइड होता है? देखो एक होता है करेंसी बास्केट, ठीक है। IMF में एक होता है करेंसी बास्केट। तो करेंसी बास्केट में वो करेंसियाँ होती हैं जिसमें दुनिया के सारे देश बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें डॉलर आता है। ऐसे इन टोटल 5 करेंसीज होती हैं उसमें, लेकिन जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ पेमेंट है वो है आपका डॉलर। तो हमें इसके लिए डॉलर चाहिए होगा। The stock of foreign exchange with a country, let's say India, refers to the stock of all foreign currencies with the RBI central bank at a point of time. अब जब हम कहते हैं कि फॉर स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जैसे हम बोलेंगे इंडिया के पास 2024 में कितना फॉरेन एक्सचेंज है, तो इसका मतलब कि हमारे पास सम कितना फॉरेन करेंसी, जो दूसरे देशों में जो करेंसी चलती हैं उसका सम टोटल कितना हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और जिस रेट पे हम डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं फॉरेन करेंसी में, वो कहलाता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे अगर मैंने पहले भी आपको बताया कि $1 इक्वल टू अगर 70 रुपीज़ है और वन, तो ये आपका क्या हुआ? ये हुआ एक्सचेंज रेट की। इस रेट से 70 रुपया दोगे तो आपको $1 मिलेगा। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, ठीक है। इट इज द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी फॉर बाइंग अ यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो ये क्या हो गया कि हम एक यूनिट फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए हमें कितनी डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ती है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, डोमेस्टिक करेंसी मतलब जिस भी देश की हम बात, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में जो चलने वाला जो करेंसी है, जो इंडिया में एक्सेप्टेड करेंसी है, उसको हम डोमेस्टिक करेंसी कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 50 रुपीज आर टू बी पेड टू बाई $1, देन द एक्सचेंज रेट इज $1 इज टू 50 रुपीज। क्लियर? इट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। आप यहां देख रहे हो कि हम अपने रुपीज की वैल्यू को हम डॉलर के टर्म्स में कर रहे हैं और वाइस वर्सा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि हम दूसरे, मतलब डॉलर तो एक्सटर्नल है ना हमारे लिए, तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को हम जब हम रेफर करते हैं किसमें? एक्सटर्नल में, तो उसका एक्सटर्नल वैल्यू भी कहलाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलो अब अगले बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, दैट इज हमारा फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। कि फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। कि क्लास 12 क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी ही, और इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स और BST के टॉपिक चैप्टर्स और अलॉन्ग विथ जो ओसवाल और एडुकार्ड के जो कुछ बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, अलॉन्ग विथ पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और पर्सनल गाइडेंस भी होगा। आपके परफॉर्मेंस जो टेस्ट लेंगे हम, उस पर जो आपका जैसा फीडबैक रहेगा, रिव्यू रहेगा, उस पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कैसे आप इम्प्रूव कर सको। तो जिन लोगों को इनरोल करना है वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और जल्दी से प्रोग्राम में इनरोल करें। थैंक यू। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जैसे नाम में क्या है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जो क्या है, जो लचीला है, जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। ये वो रेट होता है जिसमें सप्लाई और डिमांड फोर्सेस के द्वारा किसी चीज़ की प्राइस का निर्धारण होता है। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि चीज़ों का जो जैसा सप्लाई रहेगा और उस अकॉर्डिंग जो उसका डिमांड रहेगा, उसके हिसाब से हम प्राइस डिटरमाइन होती है। जैसे
हमारे मार्केट में आप सब्जी लेने जाते हो, आप क्या देखते हो, आलू का रेट कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, प्याज का रेट कभी कम हो गया, ज़्यादा हो गया। कैसे भाई, जितना डिमांड और सप्लाई जैसा है, तो वो रेट कोई डिसाइड नहीं कर रहा है, वो तो बस सप्लाई डिमांड के हिसाब से अपने आप सेट हो जा रहा है। ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां पे मार्केट फोर्सेस, तो इसमें कीवर्ड क्या है, जो सप्लाई डिमांड फोर्सेस, या सप्लाई डिमांड फोर्सेस का दूसरा नाम क्या है हमारा, मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से जब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जाती है, तो ये कहलाता है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट। ये फ्री एक्सचेंज रेट है, इसका मतलब कि यहाँ पे मार्केट में जैसा सप्लाई डिमांड होगा, जैसे सप्लाई अगर ज़्यादा है, डिमांड अगर कम है, तो रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम चली जाएगी। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है फ्री एक्सचेंज रेट। क्लियर। और ये कहाँ पे, इंटरनेशनल मनी मार्केट में। The exchange rate at which demand for foreign currency equal to its supply is called par rate of exchange और equilibrium rate of exchange। जिन स्टूडेंट ने माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा 11th में, उन्हें पता होगा कि जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई कर्व इक्वल होता है, सॉरी उसी पॉइंट पर हम क्या, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। कौन बराबर हो गए, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, सो डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सो डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट आर टू बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब यहां पे डिमांड का कर्व है। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे जो डिमांड हो गया वो आप देख रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड हमारा बढ़ गया, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया। जैसे ही ये होता है कि डिमांड बढ़ गया और सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डिक्लाइन कर जाएगी और बढ़ भी सकती है, वाइस वर्सा। बोथ केसेस आर देयर, हम एक एक करके दोनों को देखेंगे। ठीक है, देखो, अदर्स थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो, डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, अगर अगर एक्सचेंज रेट, प्राइस का मतलब हो गया यहाँ पे एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, फॉल करेगा। एक्सचेंज रेट अगर घटेगा तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे देखो, जैसे ही हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा फॉल करता है, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझे। और आप इसको उल्टा भी देख सकते हो, अगर एक्सचेंज रेट अगर पहले 50 था, बढ़ के कितना हो गया, 70 हो गया, तो डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। ठीक है, thus higher the rate of foreign exchange rate, lower the demand for foreign exchange and vice versa. Diagrammatically, demand for foreign exchange is indicated by a downward sloping curve. आपको पता होगा, जब भी हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं, तो इनवर्स रिलेशन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर। Figure 1 shows the higher the exchange rate, lower the demand for exchange rate. Thus, when exchange rate is rupees 50 for $1, the demand is $200 मिलियन डॉलर। जब एक्सचेंज रेट 50 आप देख रहे हो, जब यहाँ 50 है तो कितना था ये 200, लेकिन जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ के 70 हो गया, डिमांड हमारा क्या हो गया, फॉल कर गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये हो गया इनवर्स। और इसको आप उल्टा भी देख सकते हो कि जब एक्सचेंज रेट हमारा 70 था, तब हमारा डिमांड 100 था, अब एक्सचेंज रेट 50 हो गया, तो बढ़ के कितना हो गया, 200। क्लियर। अब अगेन अदर्स, अब हमारा आ रहा है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज में क्या हो गया, देखो हमें पता है कि सप्लाई और प्राइस में करा, ताकि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेशन को समझ सको, नहीं तो आप यहाँ पे एक्सचेंज रेट ही देखो। अगर सप्लाई और एक्सचेंज रेट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट घटेगा तो सप्लाई भी हमारी घटेगी। आइए इसको देखते हैं। Others thing remaining constant, supply of foreign exchange is positively related to the foreign rate of foreign exchange। क्योंकि कैसा रिलेशनशिप है हमारा सप्लाई और प्राइस में, पॉजिटिव। Thus higher the rate of foreign exchange, higher the supply of foreign exchange and vice versa. Diagrammatically, supply of foreign exchange is indicated by an upward sloping curve। अब यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आप पूछे जा सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। पहला, द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इंडिकेटेड बाय एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, और वही अगर डिमांड रहेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ये हो जाएगा। तो चूंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब आप देखो, जब रेट ऑफ एक्सचेंज 50 था, तब हमारा सप्लाई कितना था, 100, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ के 70 हो गया, तो हमारा जो सप्लाई था वो भी बढ़ के कितना हो गया, 200। तो दस दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप।
आइए अब हम, चूंकि जब हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई को पढ़ लिया, और जब डिमांड और सप्लाई हम पढ़ लेते हैं तो हमें पता है हमें उसके बाद क्या पढ़ना होता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब चीजें इक्वल हो जाएंगी, कौन इक्वल होंगी, डिमांड और सप्लाई, सॉरी देखिए, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज ऑकर्स व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जब डिमांड और सप्लाई, आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, इस पॉइंट पे आप देख रहे हो डिमांड और सप्लाई आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, तो ये कहलाता है हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इन शॉर्ट, व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये काफी इजी है। आई डोंट थिंक यू हैव एनी कंफ्यूजन, आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस पॉइंट। क्लियर। अब आता है हमारा कि इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में चेंज का क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। देखो, इंक्रीज इन डिमांड फॉर ए फॉरेन करेंसी ऑकर्स व्हेन मोर ऑफ इट इज डिमांडेड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या होता है कि जब जब भी किसी फॉरेन करेंसी का मतलब डिमांड ज़्यादा बढ़ता है, तो हम यहाँ क्या बोले, इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड क्या होता है, जब भी एक्सचेंज रेट, जो भी एग्जिस्टिंग रेट चल रहा है उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका इंक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड कब होता है, जब इक्विलिब्रियम प्राइस है, वट एवर प्राइस इज देयर, एग्जिस्टिंग प्राइस है, उससे नीचे डिमांड हो गया। ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पर था, लेकिन मार्केट में अभी डिमांड घट के फॉल कर गया है। ठीक है, तो ये कहला डिक्रीज इन डिमांड। उसी तरीके से कि जो भी एग्जिस्टिंग रेट है उस पे, उससे ज्यादा जब मार्केट में क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है, तो ये होता है इंक्रीज इन सप्लाई। जब भी करेंट एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट है उससे कम अगर सप्लाई हो जाती है तो कहलाता है आपका डिक्रीज इन सप्लाई। जैसे मान के चलो, हमने देखा कि अभी मार्केट में जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम रेट का, उस हिसाब से है कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। मतलब अभी इतना डिमांड है। यहाँ पे आप एक फिगर ले लो कि इस रेट पे जब 70 रुपीज़ है तो उस पर डिमांड हमारा था, डिमांड सप्लाई हमारा 100 के इक्विवेलेंट हो रहा है, लेकिन ये फॉल करके नीचे आ गया इसके, तो ये क्या कहला जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डिमांड मतलब जितना होना चाहिए उससे कम हो गया हुआ है। उसी तरीके से डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ ए फॉरेन करेंसी ऑकर्स व्हेन लेस ऑफ इट इज सप्लाई एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। मतलब अभी पता है कि अभी तो 100 बिकना चाहिए, लेकिन अभी मार्केट से सप्लाई ही आपको 80 आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, ये डिक्रीज इन सप्लाई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सिचुएशन 1। अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि सप्लाई और डिमांड में चेंज किसको कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रिलेशन में। तो उसमें हमारे पास काफ़ी अलग अलग सिचुएशन भी अराइज होते हैं। तो उसमें जो हमारा सबसे पहला नाम है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर ए फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है, तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, इन शॉर्ट इसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो आइए इसको देखते हैं। एक अनाउंसमेंट है कि क्लास 12 क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी ही, और इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी के टॉपिक चैप्टर्स और अलॉन्ग विद जो ओसवाल और एडुकार्ड के जो कुछ बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, अलॉन्ग विद पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, और पर्सनल गाइडेंस भी होगा। आपके परफॉर्मेंस जो टेस्ट लेंगे हम, उस पर जो आपका जैसा फीडबैक रहेगा, रिव्यू रहेगा, उस पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कैसे आप इम्प्रूव कर सको। तो जिन लोगों को इनरोल करना है वो ज़रूर कांटेक्ट करें और जल्दी से प्रोग्राम में इनरोल करें। थैंक यू। देखो, अब जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब किसी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ जाती है, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है, सप्लाई जस्ट कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, $1 पहले 60 रुपीज़ था, अब बढ़ के कितना हो गया, 70 रुपीज़। तो इससे हम हमारी करेंसी पे क्या इंपैक्ट आएगा, इससे डोमेस्टिक करेंसी पे क्या इंपैक्ट आता है। देखो, जब भी ऐसा होता है तो इससे क्या होता है कि जो हमारी करेंसी है वो और कमज़ोर हो गई। कैसे, पहले अगर आप अमेरिका में कोई सामान खरीदने जाते थे, आप $1 अमेरिकन डॉलर खरीदने जाते थे तो आपको 60 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब आपको कितने देने पड़ रहे हैं, 70। तो इसे हम कहते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन। आइए इसको टेक्निकल टर्म्स में देखते हैं। करेंसी डिप्रिसिएशन refers to a situation when domestic currency depreciates in relation to a foreign currency। जो फॉरेन करेंसी के रिलेशन में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब अब हमें पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसे देने होंगे फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी मतलब कोई भी करेंसी हो सकती है, लेकिन हम डॉलर को ही यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, सप्लाई में हमारे कोई चेंज नहीं आया,
हमारा डिमांड बढ़ गया तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और डिप्रिसिएशन में क्या होता है, हमारा अपवर्ड जो डिमांड कब होता है वो अपवर्ड शिफ्ट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। अब इसके बाद हमारा आता है सिचुएशन टू। सिचुएशन टू क्या हो गया, जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड घट जाएगी तो इसे हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन भी। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। सो अब आता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज कि अगर डोमेस्टिक फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड घट जाए, मतलब कोई अब डॉलर को ले नहीं रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का कोई ज़्यादा डिमांड है ही नहीं, बिक ही नहीं रही, सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। तो हमें पता है जब भी किसी चीज़ की डिमांड घटती है और सप्लाई ज़्यादा रहती है तो इससे उसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल करती है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिमांड घट गया लेकिन सप्लाई जितना था उतना ही है, तो इससे हमारा एक वैल्यू क्या होगा, फॉल कर जाएगा। तो इससे एक्सचेंज रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी फॉल कर जाएगी। तो $1 जो कि पहले 60 रुपीज थे अब कितने हो गए, 50 रुपीज। तो इसे हम क्या कहते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, एप्रिसिएट हो गई, बढ़ गई। सो करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट्स इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी सो दैट यू नीड लेस रुपीज टू बाई अ डॉलर। अब चूंकि एप्रिसिएशन हो गया, एप्रिसिएशन हमारे लिए स्ट्रांग है। अब देखो, पहले अगर आप डॉलर खरीद रहे थे तो आपको 60 रुपीज देते थे तो आपको $1 मिलता था, अब आपको 50 रुपीज में ही $1 मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। और करेंसी एप्रिसिएशन में ग्राफ आप देख रहे हो डाउनवर्ड, मतलब नीचे आ गया, मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया या डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है डिमांड कर्व का। क्लियर। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। हम लोगों ने डिमांड पढ़ लिया, डिमांड इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। अब बारी आती है सप्लाई की। तो सिचुएशन 3 है हमारा, वो है इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की सप्लाई अगर बढ़ती है तो उससे क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो देखो, जो इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है वो है हमारा एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में क्या हो जाता है, एप्रिसिएशन होता है। कैसे, आइए इसको देखा जाए। देखो, सप्लाई हमारी बढ़ गई, डिमांड में कोई चीज नहीं है। डिमांड मान के चलो 10 था और पहले सप्लाई भी 10 थी, डिमांड 10 है, अब सप्लाई बढ़ के क्या हो गई, 30 हो गई। तो सामान तो बस 10 ही बिक रहा है ना, बाकी तो 20 अनसोल्ड है। तो इससे क्या होगी, वैल्यू और फॉल करेगी। क्लियर। तो जब भी वैल्यू फॉल करती है तो ये हमारे लिए क्या होता है, एप्रिसिएशन हो जाता है। हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। और इसको देखा जाए, सप्लाई कर्व शिफ्ट फ्रॉम S टू S1। सप्लाई कर्व S से कहां पर शिफ्ट हो गया, S1 पर शिफ्ट हो गया। ये सो की सप्लाई बढ़ गई है लेकिन डिमांड में तो उतना ही चेंज है। तो ये सिचुएशन कहलाता है हमारा एप्रिसिएशन। डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट हुआ। क्यों एप्रिसिएट हुआ, क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज आप देख रहे हो फॉल करके R से R1 पर आ गया। क्लियर। सो नाउ $1 इज अवेलेबल फॉर 50 इंस्टेड ऑफ 60 अर्लियर। अगेन दिस इज अ सिचुएशन ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। इंक्रीज इन सप्लाई इज रिफ्लेक्टेड बाय अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द राइट। अब जब भी ऐसा होता है तो सप्लाई कर्व हमारा क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो एक ही बात को अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि जब भी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे क्या इंपैक्ट आता है। तो आप क्या बोलोगे, फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू फॉल करती है और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट होती है। क्लियर। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई घट जाएगी तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आइए इसको देखते हैं। देखो, सप्लाई पहले कितना था, सप्लाई हमारा पहले मार्केट में हो रहा था, जैसे आप देखो, मान लो पहले डिमांड और सप्लाई 10 था, फिर डिमांड 10 है लेकिन सप्लाई घट गई। तो जितना इसमें क्या होगा, डिमांड लोग 10 खरीदना चाह रहे हैं लेकिन मार्केट 8 ही है, तो इससे वैल्यू क्या होगी, ये आप किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी तो फॉरेन एक्सचेंज की रेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ गई तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, करेंसी डिप्रिसिएशन। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, करेंसी डिप्रिसिएशन। क्लियर। देखो, डिक्रीज इन सप्लाई इज रिफ्लेक्टेड बाय अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट। जैसे ही डिक्रीज होगा सप्लाई कर्व हमारा कहां शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सप्लाई कर्व शिफ्ट फ्रॉम S टू S1। सप्लाई कर्व हमारा S से S1 पर शिफ्ट हो जाएगा। दिस कॉजेज अ राइज इन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फ्रॉम OR टू OR1। तो सप्लाई कर्व हमारा कहां से शिफ्ट होता है, OR से OR1 की तरफ में शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, डिप्रिसिएट कर रही है, क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ता है। तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो करेंसी की डिप्रिसिएशन होता है। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होती है, डिप्रिसिएट होती है। जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट घटता है तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होती है,
एप्रिसिएट होती है। और सप्लाई चूंकि कम हुआ है, जो कम होगा तो ये कहाँ होगा, अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है, ठीक है, या लेफ्टवर्ड भी बोला जाता है इसे, ठीक है। इसका मतलब अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे $1 को खरीदने के लिए। तो दिस इज नोन एज डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, ठीक है। तो डिप्रिसिएट या एप्रिसिएट कौन हो रहा है, डोमेस्टिक करेंसी हो रही है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। नाउ एप्रिसिएशन वर्सेस डिप्रिसिएशन, आखिरकार दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी देखो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक है, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सो इट इज ए सिचुएशन ऑफ फॉल। जब एप्रिसिएशन कब होता है, जब एक्सचेंज रेट की वैल्यू क्या होगी, फॉल करेगी, तब हमारा डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इसी को हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। सो एप्रिसिएशन कब होता है, जब भी हमारा एक्सचेंज रेट की वैल्यू क्या होगी, फॉल होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अब हमें कम रुपीज मतलब आप डोमेस्टिक करेंसी, हमें पहले के मुकाबले कम डोमेस्टिक करेंसी चाहिए अब $1 को खरीदने के लिए। क्लियर। इसका रीजन क्या होता है, देखो रीजन तो ये होगा, या तो आपकी सप्लाई बढ़ जाए या तो डिमांड आपका घट जाए, किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। और यह एग्जांपल है, आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि $1 इज टू 60 और $1 इक्वल टू 50। तो यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू हमारी पैसा, हम डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है ना, कि अब हमें ₹50 में $1 खरीद लेते हैं, पहले हमें 60 देने पड़ते थे, ठीक है। अब आता है डिप्रिसिएशन। सो डिप्रिसिएशन क्या होता है, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिसिएट कब होगी, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे $1 को खरीदने के लिए। ये कब होता है, जस्ट इसका वाइस वर्सा, जब वहां पे क्या था, डिक्रीज इन डिमांड था, तो यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे एग्जांपल है $1 जब ₹60 है, अब $1 इक्वल टू ₹70 हो गए, अब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये डिफरेंस था हमारा करेंसी एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का। और आई होप आपको यहां तक सारी चीजें इजीली समझ में आई होंगी। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर, और आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स का फॉरेन एक्सचेंज रेट, और जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक अनाउंसमेंट है कि क्लास 12 क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी ही, और इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी के टॉपिक चैप्टर्स और अलॉन्ग विथ जो ओसवाल और एडुकार्ड के जो कुछ बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, अलॉन्ग विथ पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। और पर्सनल गाइडेंस भी होगा, आपके परफॉर्मेंस जो टेस्ट लेंगे हम उस पर जो आपका जैसा फीडबैक रहेगा, रिव्यू रहेगा, उस पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कैसे आप इम्प्रूव कर सको। तो जिन लोगों को इनरोल करना है वो ज़रूर कांटेक्ट करें और जल्दी से प्रोग्राम में इनरोल करें। थैंक यू। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, देखो एक्सचेंज रेट को फिक्स हम तब करते हैं जब इसको सेट और मेंटेन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है एक पार्टिकुलर लेवल पे, ठीक है। नॉर्मली अभी तक इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट डिसाइड करता था, लेकिन यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। अब गवर्नमेंट जो रेट को रखेगी, या तो अगर इक्विलिब्रियम लेवल आप यहाँ पे देख रहे हो तो इस लेवल से या तो हाइयर या तो इस लेवल से लोअर प्राइस वो सेट करती है, ठीक है। पर्पस, गवर्नमेंट आखिरकार ऐसा क्यों करती है, रीजन क्या है, देखो टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल मार्केट में हम क्या करें, जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, सो टेक फॉर एग्जांपल अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा फॉल करने लग गई, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, तो गवर्नमेंट इस केस में ऐसा कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट इसके लेवल को या तो इक्विलिब्रियम से हायर रखेगी या तो इससे लोअर रखेगी। अब अगर एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट ने सेट किया वो इक्विलिब्रियम रेट से क्या हो, हाइयर हो, ठीक है, होना इतना चाहिए था, है कितना इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। सो हियर इन दिस डायग्राम वी कैन सी दैट गवर्नमेंट हैज सेट एक्सचेंज रेट हाइयर देन द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे पहले $1 में कितना था हमारा, ₹50 था, इक्विलिब्रियम रेट था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कितना कर दिया, $1 में ₹60। तो हमें तो हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन कर गई, डिप्रिसिएट कर गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो डिवैल्यूएशन कब होता है, जब गवर्नमेंट जानबूझ के क्या करती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर देती है देन द इक्विलिब्रियम लेवल, उससे ज़्यादा घटा दी, ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को उसने क्या किया, घटा दिया। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को घटाने के लिए क्या करना होता है, एक्सचेंज रेट को बढ़ा देना होता है, तो ये कहलाता है आपका करेंसी डिवैल्यूएशन। अच्छा, अगर डिवैल्यूएशन होगा तो इससे क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, आइए देखती है। तो डिवैल्यूएशन से क्या होता है, देखो अब आप ऐसे सोच रहे हो कि सर इंडियन के लिए तो लॉस हो गया, लेकिन जो इन्वेस्टर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उसके लिए क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया।
वो तो देखिए कि यार इंडिया में ना पहले 50 रुपये मिलते थे हमें हमारे $1 के, अब हमें इंडिया में $1 के कितने मिलेंगे, 60 रुपीज़। तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इससे क्या होता है, एक्सेस सप्लाई हो जाती है। वर्ड पे ध्यान रखना, सप्लाई, ठीक है। तो डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी की सप्लाई हमारे इकोनॉमी में काफ़ी बढ़ जाता है, तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, अपने पास रखेगी, स्टोर करेगी। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि अगर एक्सचेंज रेट को हम इक्विलिब्रियम रेट से नीचे रखते हैं, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सचेंज रेट ई पर है, लेकिन इसे हमने फॉल करके कहाँ पर कर दिया है, क्यू पे कर दिया हुआ है, R1 पे आ गया हुआ है। तो इससे क्या हुआ, अब ये तो हमारी हमारी वैल्यू डिप्रिसिएट एप्रिसिएट कर गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 50 है, ठीक है। अब कितना हो गया, $1 इक्वल टू ₹40। तो ये क्या हुआ, हमारे लिए रिवैल्यूएशन हो गया, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। तो लेकिन इससे फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि सप्लाई जो बढ़ा हुआ था, हम इंडियन को तो फायदा हुआ, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसके लिए तो नुकसान हो गया। वो तो फिर अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसको टेक्निकल टर्म में देखते हैं। Devaluation of the currency occurs when the value of domestic currency is deliberately raised by the government by lowering the exchange rate. The market forces of supply and demand play no role whatsoever. ठीक है। अब रिवैल्यूएशन होता है तो इससे क्या इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो रिवैल्यूएशन से क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब लोग इन्वेस्ट तो कर नहीं रहे हैं, लोग पैसा तो हटा रहे हैं, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तो आरबीआई फिर क्या करेगी, क्योंकि हमारे पास सप्लाई कम होना स्टार्ट हो गया तो डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आरबीआई फिर क्या करेगी, अपने एग्जिस्टिंग जो उसके पास फॉरेक्स फंड थे, रिजर्व थे, उससे पैसा निकाल के क्या करेगी, इकोनॉमी में से सप्लाई करना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था हमारा डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट, जस्ट अपोजिट ऑफ डिवैल्यूएशन। लेकिन क्या आप एक बात जानते हो कि लेस डेवलप कंट्रीज होते हैं वो जानबूझ के अपने करेंसी की वैल्यू को डिप्रिसिएट करती हैं, क्यों, आओ इसको देखते हैं। देखो, लेस डेवलप कंट्रीज ऑफन डिवैल्यू देयर करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी इज मेड चीपर इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। दिस इज बिकॉज ऑफ 3 प्रिंसिपल रीजन। पहला, देखो जैसे हम डिवैल्यूएशन करते हैं उससे हमारे इकोनॉमी में क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व का सप्लाई बढ़ जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा सप्लाई करने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको पता होगा इस हम सिनेरियो को हम करेंसी डिवैल्यूएशन भी करते हैं। सो डिवैल्यूएशन इज एक्सपेक्टेड टू रेज द डिमांड फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज। तो एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे साथ लोग ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे, पैसे की वैल्यू उनमें ज़्यादा मिल रही है। फिर तो राइज इन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंड्यूसेस प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो वही बात मैं कर रहा था कि एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे, हमारे यहाँ एफडीआई आना बढ़ जाएगा, क्योंकि जो अमेरिकन है, जो फॉरेनर इन्वेस्टर है, वो यही देख रहा है ना कि इंडिया में हम $1 लगा रहे थे, पहले हमें 50 रुपये मिल रहे थे, अब हमें $1 के 70 रुपये मिल रहे हैं, 80 रुपये मिल रहे हैं। क्लियर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वर्सेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। हम लोग ने दोनों मेथड पढ़ लिए हुए हैं और इसके बाद समरी में देख लिया जाए। एक अनाउंसमेंट है कि क्लास 12 क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी ही, और इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी के टॉपिक चैप्टर्स और अलॉन्ग विद जो ओसवाल और एडुकार्ड के जो कुछ बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, अलॉन्ग विद पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और पर्सनल गाइडेंस भी होगा। आपके परफॉर्मेंस जो टेस्ट लेंगे हम, उस पर जो आपका जैसा फीडबैक रहेगा, रिव्यू रहेगा, उस पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कैसे आप इम्प्रूव कर सको। तो जिन लोगों को इनरोल करना है वो ज़रूर कांटेक्ट करें और जल्दी से प्रोग्राम में इनरोल करें। थैंक यू। तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्योंकि नाम में फिक्स है तो इसे डिसाइड कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। फ्लेक्सिबल कौन कहाँ से होता है, ये मार्केट फोर्सेस की तरफ से डिटरमाइंड होता है, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस के हिसाब से डिटरमाइंड होता है, ठीक है। चेंजेस इन द फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज आर प्लान्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों मिलके इस चीज़ को एक्शन लेते हैं। लेकिन फिक्स्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन करते हैं। टू मेंटेन द फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज एट अ पर्टिकुलर लेवल, गवर्नमेंट नीड्स टू कीप अ लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चूंकि गवर्नमेंट जब यहाँ रेगुलेट करी तो गवर्नमेंट के पास इनफ पैसे होने चाहिए रेगुलेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई रेगुलेशन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे कोई हमें एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। So this is the difference between fixed exchange rate and flexible exchange rate. ठीक है। आओ एज सेट देखो, फ्लेक्सिबल फिक्स एक्सचेंज रेट में हमें क्या देखने को मिलता है, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन कब होगा, जब एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम रेट से हम क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं तो डिवैल्यूएशन। जब एक्सचेंज रेट को हम
जब हम एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज से कम रखते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, रिवैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पे चूंकि गवर्नमेंट कर रही है तो यहाँ पे स्पेकुलेशन मतलब ट्रेडिंग जैसे होता है ना कि फॉरेन एक्सचेंज की रेट वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो यहाँ स्पेकुलेशन करना बहुत हार्ड रहता है क्योंकि गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पे स्पेकुलेशन डिग्री बहुत ज़्यादा हाई होती है। हो सकता है कि आपने आज पर $1 में सामान खरीदा 80 रुपीज़ का उधार पे, कल को हो सकता है आपको रिटर्न रिपेमेंट टाइम पे क्या होने पड़े, 100 रुपये देने पड़ जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, करेंसी डिप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, ये करेंसी एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन हम लोगों ने अपने प्रीवियस स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो हम हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। हम लोगों ने दोनों मेथड पढ़ लिए हुए हैं और इसके बाद समरी में देख लिया जाए। एक अनाउंसमेंट है कि क्लास 12 क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी ही, और इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी के टॉपिक चैप्टर्स और अलॉन्ग विद जो ओसवाल और एडुकार्ड के जो कुछ बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, अलॉन्ग विद पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और पर्सनल गाइडेंस भी होगा। आपके परफॉर्मेंस जो टेस्ट लेंगे हम उस पर जो आपका जैसा फीडबैक रहेगा, रिव्यू रहेगा, उस पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कैसे आप इम्प्रूव कर सको। तो जिन लोगों को इनरोल करना है वो ज़रूर कांटेक्ट करें और जल्दी से प्रोग्राम में इनरोल करें। थैंक यू। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज तो नाम में क्या है, मार्केट। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पे हमारे पास क्या है, सेलर और मार्केट में हमारे पास क्या है, सेलर्स और बायर। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट वो मार्केट है जहाँ पे फॉरेन करेंसी का क्या चलता है, सेल परचेज चलता है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, बायर्स होते हैं सेलर्स, तो सेलर्स फॉरेन एक्सचेंज रेट को सेल करते हैं और बायर्स उसे खरीदते हैं। ठीक है, अब है हमारा कि फंक्शंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं। देखो ये वीवीआई टॉपिक है इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले होता है ट्रांसफ़र फंक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी डिमांड बढ़ती है सप्लाई ज़्यादा होता है, सॉरी डिमांड घटती है सप्लाई ज़्यादा होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की वैल्यू फॉल कर जाती है। तो ये वैल्यू फॉल होने का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू फॉल होने का मतलब होता है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाना। जैसे $1 इज इक्वल टू पहले 50 रुपीज़ था, अब $1 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 40 रुपीज़। तो ये डॉलर की परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई, या हम इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। तो इस फंक्शन को कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन, जहाँ पे किसी भी करेंसी की परचेजिंग पावर का ट्रांसफर होता है, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी या तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये किसकी मदद से हो पाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की मदद से हो पाता है। देन इज क्रेडिट, अगर आप कोई भी फॉरेन करेंसी को आप उधार पे क्रेडिट पे खरीदना चाहते हो तो अगेन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे आपको जाके इसकी से परचेज करना पड़ेगा। देन थर्ड इज हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन को आप बहुत वेरी इंपॉर्टेंट समझो। हेजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि मैंने आज कोई मोबाइल फ़ोन उधार पे ख़रीदा। आज मुझे मोबाइल फ़ोन मान के चलो मुझे मान के चलो $200 का मुझे मोबाइल फ़ोन मिल रहा था। ठीक है, और आज की डेट में $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ है। मैंने बोला कि मैं 1 साल बाद से पेमेंट करूंगा, तो हो सकता है कि 1 साल बाद पेमेंट जो वैल्यू है वो घट जाए, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। अब जहाँ पे मुझे 10,000 रुपये देने थे, अब मुझे हो सकता है कि वहाँ पे कितने देने पड़े हों, 12,000 रुपये। तो मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, मुझे तो नुकसान हो गया। तो ऐसे जो वेरिएशंस होते हैं उसकी वजह से किसी को नुकसान ना हो, चाहे सेलर को चाहे परचेजर को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेजिंग फंक्शन। तो हेजिंग फंक्शन में क्या होता है कि सपोज मान के चलो कि आज के डेट में जो भी रेट है, अगर आज मैं एक्सचेंज फॉरेन मार्केट में मैं कोई सामान खरीदने जा रहा हूँ और आज मुझे $1 के मुझे मिल रहे हैं 50 रुपये, तो जैसे ही मैंने 50 रुपये आज के रेट पे सामान खरीदा, ये जो वैल्यू है वो लॉक हो जाएगी। अब 1 साल बाद 2 साल बाद अब जब भी हम सामान का रिपेमेंट कर रहे होंगे तो वैल्यू हमेशा कितनी ली जाएगी, जो एग्जिस्टिंग रेट था, मतलब जिस समय जब डील हुआ उस समय जो भी एग्जिस्टिंग रेट था उसी रेट पे इसे लिया जाएगा। तो ये कहलाता है हेजिंग फंक्शन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किस तरीके के कैसे ऑपरेट करता है। देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेट्स एज ए स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। तो स्पॉट मार्केट का मतलब क्या होता है ना, जहाँ पे सिर्फ ना ऑन द स्पॉट मतलब जिसमें सिर्फ करंट ट्रांजेक्शन, आज पैसा लो सामान खरीदो, पैसा दो सामान लो, हम कोई ट्रेडिंग या कोई उधार पे आपको हम नहीं देंगे, हम कोई क्रेडिट पे सामान आपको नहीं देंगे, तो वो फंक्शन कहलाता है स्पॉट मार्केट। ठीक है,
इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर, मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन होंगे, कोई फ्यूचर नहीं का उसमें डेट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, कोई फ्यूचर डिलीवरीज नहीं होती हैं, ठीक है। द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड बाई स्पॉट मार्केट इज नोन एज द स्पॉट रेट ऑफ exchange. The spot rate of exchange is that rate which prevails at the time when transactions are made. तो जब भी जिसमें ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे उस टाइम जो भी रेट थे वही कहलाते हैं स्पॉट मार्केट रेट। इसमें हमें कोई हेजिंग फंक्शन देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा हमारा फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है? फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स सच ट्रांजेक्शन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट आर मेन फॉर फ्यूचर डेली, क्योंकि फॉरवर्ड है ना फ्यूचर का। तो अगर आपको ऑन द डे टू डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करना है तो हम स्पॉट मार्केट में जाते हैं, लेकिन हमें कोई सामान उधार पे खरीदना है, फ्यूचर पे खरीदना है, तो हम कहाँ जाएंगे? फॉरवर्ड मार्केट पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप इसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को नहीं खरीद सकते। मतलब एक तरीके से क्रेडिट वाला मार्केट है, यहाँ पे सब चीज़ क्रेडिट पे ही मिलेगा, आपको ऑन द स्पॉट चीज़ें खरीद बिक्री करने के लिए नहीं मिलेंगी। इट डज नॉट डील विथ स्पॉट ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। It defines foreign exchange rate. It defines foreign exchange rate, the exchange rate at which foreign transactions are to be honored. तो यहाँ पे फ्यूचर रेट में डिलीवरी में क्या ट्रांजेक्शन्स हम करेंगे, यहाँ पे वो चीज़ प्रोसेस की जाती है, ठीक है। वाई आर फॉरेन ट्रांजेक्शन्स कॉन्ट्रैक्टेड? सो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स क्यों आखिरकार करते हैं? तो सबसे पहली बात ये समझो कि लोग क्रेडिट पे ले रहे हैं और यहाँ पे क्या होगा? हेजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? टू अवॉइड द रिस्क ऑफ एनी एडवर्स चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट टू मेक स्पेकुलेटिव गेन्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बोला, हेजिंग फंक्शन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आप चूंकि फ्यूचर डेट पे चल रहे हैं, जैसे हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना कि मार्केट वैल्यू घट जाएगी बढ़ जाएगी, फ्यूचर में कल वो क्या होगी कोई नहीं जानता है, तो वही मार्केट यहाँ पे फॉरवर्ड मार्केट में होता है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्पॉट मार्केट करंट ट्रांजेक्शन्स में होता है, यहाँ पे हेजिंग अलाउड नहीं होती है, यहाँ पे हेजिंग अलाउड होती है, ठीक है। इट हैंड द ट्रांजेक्शन्स मीन फॉर फ्यूचर डिलीवरी। रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड इन मार्केट, ठीक है। इस कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाएगा, यहाँ पे स्पॉट रेट कहलाएगा। यहाँ पे हेजिंग फंक्शन अलाउड नहीं है, यहाँ पे हेजिंग फंक्शन अलाउड है। तो ये था स्टूडेंट हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का टॉपिक, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस कंसेप्ट्स। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना, आपको कोई रिक्वेस्ट है रिप्लाई करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय।